नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विथ एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग जो है भूगोल और साथ में इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सारे टॉपिक वाइज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास की। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है ज्योग्राफी के अंदर दो तीन टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ेंगे। तो हमारा पहला जो टॉपिक है आज की क्लास का वो है विश्व के शहर व नदी, मतलब विश्व के प्रमुख शहर किस नदी के तट पर बसे हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके इनको हम लोग देखते हैं। देखिए, एक तरफ शहर, दूसरी तरफ लिखा हुआ है नदी। कौन सा शहर किस नदी पर स्थित है? जैसे बात करें अगर सेंट लुइस शहर की, तो जो सेंट लुइस शहर है ये मिसिसिपी और मिसौरी नदी के तट पर स्थित है। इसी प्रकार अगर एग्जाम में पूछा जाए रोम शहर, ये किस नदी पर स्थित है? तो ये टाइबर नदी पर स्थित है। अगर पूछा जाए पेरिस शहर किस नदी पर बसा हुआ है, तो पेरिस सीन नदी पर। पेरिस का सीन बहुत ही अच्छा है, तो इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, वान शहर किस नदी पर बसा हुआ है? तो ये राइन नदी पर बसा हुआ है वान शहर। इसके अलावा न्यूयॉर्क जो शहर है अमेरिका के अंदर, ये बसा हुआ है हडसन नदी पर। कौन सी नदी है? हडसन नदी। नेक्स्ट, वियना शहर, ये है डेन्यूब नदी के तट पर। किसके? डेन्यूब नदी के तट पर। नेक्स्ट, बगदाद शहर टिग्रिस नदी पर बसा हुआ है। कौन सी नदी है? टिग्रिस। ये भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे ये मैचिंग में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यूपीपीसीएस वगैरह के एग्जाम में। नेक्स्ट, बर्लिन, इसकी राजधानी है स्प्री। बर्लिन की राजधानी क्या है? स्प्री। बर्लिन क्या है? ये जर्मनी की कैपिटल है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। नेक्स्ट, लंदन, लंदन की राजधानी क्या है? टेम्स। लंदन शहर जो है किस नदी पर तट पर बसा हुआ है? तो ये टेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है। तो एक बार फटाफट हम इनका रिवीजन कर लेते हैं। सेंट लुइस बसा हुआ है मिसिसिपी और मिसौरी नदी पर। रोम टाइबर नदी पर। पेरिस सीन नदी पर। वान राइन नदी। न्यूयॉर्क हडसन पर। बगदाद टिग्रिस पे। बर्लिन स्प्री पे। और लंदन टेम्स नदी पे। और इसके अलावा वियना जो शहर है वो हमारा डेन्यूब नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ये हमारा आज की क्लास का पहला टॉपिक था। चलिए आगे इसमें देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखिए, अब जो हमने आज का हमारा दूसरा हमने टॉपिक लिया है वो लिया है भौगोलिक यंत्र, जो हमारे ज्योग्राफिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक तरफ हमने यंत्र लिखा हुआ है, दूसरी तरफ मापन, वो किस चीज़ का मेजरमेंट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ओपिसोमीटर। तो ओपिसोमीटर किसका मापन करता है? तो ये दूरी का मापन करता है। नेक्स्ट, पायरोमीटर, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है पायरोमीटर। तो ये उच्च तापमान को नापता है, जैसे सूर्य का टेम्परेचर। इस टाइप से जो तापमान नापे जाते हैं वो पायरोमीटर की मदद से नापे जाते हैं। नेक्स्ट, साइनोमीटर। देखिए, जो साइनोमीटर होता है वो आकाश का नीलापन नापता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए साइनोमीटर क्या नापता है, तो ये नापता है आकाश का नीलापन। नेक्स्ट हमारा है एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो इससे नापते हैं विकिरण की तीव्रता। विकिरण की तीव्रता। नेक्स्ट, अगला इंस्ट्रूमेंट है कैलोरीमीटर। तो देखिए, कैलोरीमीटर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। इससे हम नापते हैं ऊष्मा की मात्रा। ऊष्मा की मात्रा, ऊष्मा का मात्रक ही कैलोरी होता है, तो इसीलिए इसको कैलोरीमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट अगला है मोह स्केल। तो देखिए, जो मोह स्केल होता है वो चट्टानों की कठोरता को नापता है, हार्डनेस ऑफ रॉक्स। तो चट्टानों की कठोरता किससे नापते हैं? मोह स्केल से। चट्टानें कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, आग्नेय, अवसादी और कांतरित चट्टानें। नेक्स्ट, ब्यूफोर्ट स्केल, इससे हम क्या नापते हैं? तो इससे हम पवन की गति को नापते हैं। इसके अलावा टी स्केल, इससे हम चक्रवात की शक्ति को नापते हैं। क्या नापते हैं? चक्रवात की शक्ति। रिएक्टर स्केल एक बहुत ही कॉमन भौगोलिक यंत्र है जिसका उपयोग भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर वायु में आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी को ये नापता है। और नेक्स्ट, सिस्मोग्राफ, इससे हम भूकंप का पता लगाते हैं। तो चलिए एक बार फटाफट इनका भी रिवीजन कर लेते हैं। ओपिसोमीटर दूरी नापता है। पायरोमीटर पता है हमें उच्च तापमान नापता है। साइनोमीटर हम याद कर लेंगे, आकाश का नीलापन। साइनो, नो से आपको नीला याद कर लेना। एक्टिनोमीटर विकिरण, विकिरण की तीव्रता। नेक्स्ट, कैलोरीमीटर, हमको पता है ये ऊष्मा की मात्रा को नापता है। मोह स्केल, चट्टानों की कठोरता। ब्यूफोर्ट स्केल, ब्यूफोर्ट क्या होता है? पवन की गति को नापता है। टी स्केल से चक्रवात की शक्ति नापते हैं। रिएक्टर स्केल हम लोगों को पता है भूकंप की तीव्रता नापता है। हाइग्रोमीटर भी हमने पढ़ा है पहले भी, ये वायु में आर्द्रता नापता है। सिस्मोग्राफ तो बहुत ही कॉमन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो भूकंप का पता लगाता है। तो ये हमारी आज की क्लास का जो है दूसरा टॉपिक था भूगोल सब्जेक्ट के अंदर। चलिए अब हम देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। तो देखिए,
इस तीसरे टॉपिक के अंदर हमने क्या किया है, जो विश्व के प्रमुख घास के मैदान हैं इसको हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। तो वर्ल्ड के फेमस घास के जो मैदान हैं, घास की भूमि है, ग्रास लैंड है, तो एक तरफ घास की भूमि और दूसरा तरफ देश, वो किस देश में स्थित हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर प्रेयरी घास के मैदान पूछे जाएँ तो ये प्रेयरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में स्थित है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये स्थित हैं। और अगर ऑप्शन में नॉर्थ अमेरिका ना हो और कनाडा दिया हो तो आप लोग कनाडा को भी आंसर के रूप में लगा सकते हैं। नेक्स्ट, पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर पंपास घास के मैदान मिलते हैं। और ये किस प्रकार के घास के मैदान हैं? शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं ये। डाउन्स घास के मैदान कहाँ देखने के लिए मिलेंगे? ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलेंगे। वेल्ड घास के मैदान हमको दक्षिण अफ्रीका में देखने के लिए मिलते हैं। पटाना, ये श्रीलंका के घास के मैदानों को पटाना कहा जाता है। नेक्स्ट, सवाना घास के मैदान, ये कहाँ पर हमको देखने के लिए मिलेंगे? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। नेक्स्ट, कैंटरबरी, ये हमको न्यूजीलैंड में घास के मैदान देखने के लिए मिलेंगे, कैंटरबरी। नेक्स्ट, पार्कलैंड घास के मैदान अफ्रीका के अंदर। कैंपास ब्राज़ील में मिलेंगे। लानोस घास के मैदान वेनेजुएला देश के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। और लास्ट में है स्टेपिस घास के मैदान, ये हमें यूरेशिया या हम इसको अर्जेंटीना में ये हमको देखने के लिए मिलेंगे। यानी यूरेशिया का मतलब हो गया जो यूरोप और एशिया के अंदर स्थित होते हैं घास के मैदान, उनको स्टेपिस कहा जाता है। तो चलिए एक बार हम फटाफट इन घास भूमियों का भी रिवीजन कर लेते हैं। प्रेयरी कहाँ मिलेगा? उत्तरी अमेरिका में। पंपास दक्षिण अमेरिका में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। और इसके अलावा एक हमने यहाँ पे भी देखा था सवाना घास के मैदान, ये भी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। नेक्स्ट, वेल्ड कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में। पटाना श्रीलंका में। सवाना ऑस्ट्रेलिया में। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। पार्कलैंड अफ्रीका में। कैंपास ब्राज़ील में। लानोस वेनेजुएला में। और स्टेपिस यूरेशिया के अंदर घास के मैदान स्थित होते हैं। तो ये हमारा आज ज्योग्राफी के अंदर ये तीसरा टॉपिक था जिसका हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और इसका रिवीजन हमने कर लिया है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा जो अगला विषय है वो है हिस्ट्री। इस क्लास में आज हम लोग जो है हिस्ट्री के अंदर, और हिस्ट्री का जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास, इसके अंदर हमारा आज का टॉपिक है सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। इसको हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। जितने भी ये पॉइंट लिखे हुए हैं सारे पॉइंट एग्जाम में पूछे गए हैं या इनके पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। तो चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहला, धार्मिक धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम था राधाकांत देव। और ये धर्म सभा की स्थापना कब हुई थी? 1829-30 में। नेक्स्ट, तो दोबारा एक बार इसको बता देते हैं। धर्म सभा के संस्थापक थे राधाकांत देव। 1829-30 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में। तो सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था वो क्या था? तो इनका मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। नेक्स्ट, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। और कब की थी? 1873 में। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 में। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं दयानंद सरस्वती। कौन है? दयानंद सरस्वती। तो चलिए एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं। धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव, स्थापना हुई थी इसकी 1829-30 में। सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया 1829 में। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में की ज्योतिबा फूले ने। और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं दयानंद सरस्वती। तो ये हमने यहाँ तक 5 क्वेश्चंस को पढ़ लिया है। अब चलिए आगे इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए छठा क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद। कब की गई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना? 1896 में। कब की गई थी? 1896 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, इसको 1896 कर लेना है आपको यहाँ पे 1896। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ पर स्थित था? तो ये था पटना। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र किसको कहा जाता था? पटना को कहा जाता था। नेक्स्ट, भारत में दास प्रथा को अवैध कब घोषित किया गया था? तो ये 1843 में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। 9वां प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा कब से लागू की गई थी या किसके द्वारा लागू की गई थी? तो अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। नेक्स्ट, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो ये महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। तो एक बार इनको भी फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद 1896 में। वहाबी आंदोलन का केंद्र था पटना। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया 1843 में।
अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा, और महाराष्ट्र का सुकारात कहा जाता है महादेव गोविंद रनाडे को। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, राजा राममोहन राय को। नेक्स्ट, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने। कब की थी? 1815 में। नेक्स्ट, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। इन्हें मूल शंकर के नाम से बचपन में जाना जाता था। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? तो ये भी राजा राममोहन राय थे। आत्मीय सभा की स्थापना भी इन्होंने 1815 में की थी, और संवाद कौमुदी पत्र के भी ये संस्थापक थे राजा राममोहन राय। तो एक बार इन पॉइंट्स को भी हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खां, आधुनिक भारत का जनक राजा राममोहन राय, आत्मीय सभा की भी स्थापना राजा राममोहन राय ने 1815 में की। दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना स्थापित करी थी 1875 में। नेक्स्ट, संवाद कौमुदी पत्र को किसने लिखा था? राजा राममोहन राय ने। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 21 तक हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल क्या है? ये कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसको समर्पित है? तो ये स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। नेक्स्ट, देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का क्या नाम था? तो शारदा मणि इनकी पत्नी का नाम था, रामकृष्ण परमहंस की। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसने की? राजा राममोहन राय ने। नेक्स्ट, लोकहितवादी ये किसे कहा जाता था? गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है लोकहितवादी और लोकनायक में। तो देखिए, लोकनायक कहा जाता था जयप्रकाश नारायण को, और लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। तो एक बार इन क्वेश्चंस को भी हम रिवाइज कर लेते हैं। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल समर्पित है स्वामी विवेकानंद को। देव समाज के संस्थापक शिवनारायण अग्निहोत्री। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम था शारदा मणि। ब्रह्म समाज 1828 की स्थापना हुई थी राजा राममोहन राय के द्वारा। लोकहितवादी कहते हैं गोपाल हरि देशमुख को, और प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। तो ये हमारी आज की क्लास थी। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।